derive an expression for बेटा पेन घर से लेकर आया करो, ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। derive an expression for torque acting on a rectangular current carrying loop placed in uniform magnetic field यानी एक रेक्टेंगुलर कॉइल को, एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल को अगर मैं एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख दूं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। टॉर्क का मतलब वो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको घुमाने लग जाती है। टॉर्क का मतलब घूमना ही हो गया, बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं एक करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप को मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूँ तो उससे क्या होता है भाई, वो जो कॉइल है वो घूमने लग जाएगी, यानी उस पर टॉर्क लगेगा। अब ये टॉर्क कितना लगेगा, कैसे लगेगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसके लिए हमें एक्सप्रेशन डराइव करना है, वही फॉर्मूला हमें बताना। देखो भाई कैसे होगा, इमेजिन करो कि भाई यहाँ पर एक लूप है, ठीक है भाई, ऐसे इमेजिन कर लेते हैं, एक सिंगल लूप है, क्लियर है। इसमें करंट जा रहा है, मान लेते हैं इस तरीके से, तो ये करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर करंट हो गया, ये वाली साइड की लंबाई हम L मान लेते हैं और ये वाली साइड की लंबाई हम B मान लेते हैं, क्लियर है भाई। अच्छा, अब इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो एकदम परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, इस कॉइल का जो एरिया वेक्टर होगा वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये कॉइल कुछ इस तरीके से, पहले ऐसे सीधी रखी हुई थी, अब थोड़ी तिरछी हो गई है, क्लियर है। इसका एरिया वेक्टर किधर है, थोड़ा पीछे की तरफ होगा। किसी भी सरफेस का जो एरिया वेक्टर होता है वो उसके परपेंडिकुलर होता है, क्लियर है। अगर ऐसे घूमेगी तो इसका एरिया वेक्टर ऐसे घूमता चला जाएगा, क्लियर है। जैसे जैसे ही घूमेगी वहाँ साथ साथ इसका एरिया वेक्टर जाएगा। और ध्यान रखना, एरिया वेक्टर जो हम बनाएंगे उस तरफ से बनाएंगे जिस तरफ से करंट हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फ्रंट से अगर हम देखें तो फ्रंट से ये करंट हमें किस डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम पीछे जाकर देखेंगे, फ्रंट से तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, पीछे जाकर देखेंगे तो करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई देगा और वहीं से हम इसका एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे, क्लियर है नहीं क्लियर है। चलो, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है भाई, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से जा रही है इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, क्लियर है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में भी कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा और मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में भी कोई ना कोई एंगल बन रहा होगा। मान लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच में थीटा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा और इस 90 माइनस थीटा को हम बोलेंगे अल्फ़ा। क्या बोलेंगे, अल्फ़ा बोलेंगे। या मान लो ये वाला एंगल कितना हो गया, हमारा अल्फ़ा हो गया और ये अल्फ़ा 90 माइनस थीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। एरिया वेक्टर का और करंट का जो एंगल है वो 90 डिग्री का एंगल है, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा ही होगा, क्लियर है नहीं क्लियर है। इतना समझ में आ गया अच्छे से। चलो, अब बी बेटा, कौन सा बी, ये वाला बी कह रहे हो, ये बेटा गोबर है। क्या, तो मैं ये कह रहा हूँ बी तुम्हें नहीं पता बेटा क्या होगा बी, हाँ बताओ बी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। बेटा मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर चल रहा है, उसमें करंट तो आई है, आई होता है करंट, बी कब से होने लग गया, मैंने बोला बी करंट है। बी मैंने बोला ही नहीं बेटा करंट, चला लो, इधर ध्यान दो भाई, इधर ध्यान दो। देखो भाई, ये समझ में आ गया सारा का सारा, डायग्राम क्लियर हो गया क्या है क्या नहीं है। चलो, अब देखेंगे फोर्स किस पर कितना लग रहा है ये हमें देखना भाई, ठीक है। अब चलो मुझे बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड अगर इस तरफ जा रही है, ठीक है भाई, इमेजिन करो भाई ये ऐसे करके रखा हुआ है, अगर ये इस तरफ रखा हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है इधर की तरफ, क्लियर है नहीं क्लियर है। कौन सी डायरेक्शन है, मान लेते हैं एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से जा रही है और एक कॉइल हल्की सी मुड़ी हुई है इस तरीके से, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो अब मुझे बताओ इन सब पर फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, करंट कैरिंग वायर है, ये चारों की चारों करंट कैरिंग वायर है, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, तो हर एक वायर पर कुछ ना कुछ फोर्स तो लग रहा होगा। अब वो फोर्स लगने की डायरेक्शन क्या होगी, कैसे निकालते हैं, राइट हैंड पाम रूल से निकालते हैं। अब तुम मुझे बताओ, ये राइट हैंड पाम रूल अगर हम लगाएंगे तो किस आर्म पर कितना फोर्स लगेगा, तो पहले इस पर चेक कर लेते हैं भाई। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ओनली रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या रखेंगे, ओनली रखेंगे, क्लियर है नहीं क्लियर है। करंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, तो तुम फ्रंट देखो सिर्फ इसका, क्या देखो सिर्फ इसका फ्रंट देखो, क्लियर है नहीं क्लियर है। अगर हम इसका सिर्फ फ्रंट देखते हैं तो करंट ऐसे जा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किधर जा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट जा रहा है, तो करंट जा रहा है इधर, तो अंगूठा इधर आ गया।
मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैं हल्का सा इसको इधर दे रहा हूँ, तिरछा ले रहा हूँ, ठीक है, कॉइल को तिरछा रखा हुआ है क्योंकि मैंने, तो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, इस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स लगेगा डाउनवर्ड। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर इसमें करंट इधर है तो इसमें करंट इधर होगा, ऐसे तो करंट जा रहा है भाई, तो इसमें इधर जा रहा होगा करंट, तो इसमें करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अगेन इधर है, तो इसमें फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। तो जितना फोर्स इस पर नीचे लगता है उतना ही फोर्स इस पर ऊपर भी लगता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका नाम लिख लेते हैं PQRS। इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। क्लियर है? और ये दोनों फोर्स बराबर होगा, कैसे होगा वो बताऊंगा आगे। अब देखो भाई, अब बात आती है भाई इन दोनों की, ठीक है भाई, इसकी और इसकी। करंट ऐसे जा रहा है, क्लियर है नहीं क्लियर है? अब इसमें करंट कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड किधर है भाई, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। तो फोर्स कैसे लग रहा होगा, इस पर फोर्स लग रहा होगा ऐसे आगे की तरफ, तुम्हारी तरफ। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, अगर इस पर फोर्स तुम्हारी तरफ लग रहा है तो इस पर फोर्स मेरी तरफ लगेगा, उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यहाँ करंट उल्टा होगा, यहाँ करंट नीचे है तो यहाँ करंट ऊपर होगा, तो इस पर फोर्स मेरी तरफ लगेगा। कैसे, करंट किधर है भाई, इसमें ऐसे जा रहा है ना करंट, ऊपर करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है तो फोर्स मेरी तरफ लग रहा होगा, इस पर फोर्स मेरी तरफ, इस पर फोर्स तुम्हारी तरफ, तो घूमेगा नहीं घूमेगा भाई ये? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? इन दोनों के फोर्स तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, एक ऊपर से लग रहा है एक नीचे से लग रहा है, फोर्स कैंसिल। क्लियर है नहीं क्लियर है? लेकिन यहाँ पर क्या, एक फोर्स, ये वाला फोर्स मेरी तरफ है, ये वाला फोर्स तुम्हारी तरफ है, ठीक है भाई। तो मैं इस वाले हाथ से तुम्हारी तरफ फोर्स लगा रहा हूँ और इस वाले हाथ से अपनी तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, इस वाले हाथ से तुम्हारी तरफ फोर्स लगाऊंगा, इस वाले हाथ से अपनी तरफ फोर्स लगाऊंगा, तो क्या होगा, ये घूमने लग जाएगा। और ऐसे कोई भी दो फोर्सेस जो किसी चीज़ को घुमा दें, वो दोनों फोर्स क्या लगाते हैं, टॉर्क लगाते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो भाई, तो यहाँ पर देखो भाई, इस वाली वायर पर क्या है भाई, फोर्स लग रहा है हमारा बाहर की तरफ यानी तुम्हारी तरफ, इस पर अंदर की तरफ लग रहा है। अरे ऐसे ही कुछ था भाई, ठीक है, यही था ना भाई, इस वाली पर तुम्हारी तरफ लग रहा था ना, तो ये बाहर की तरफ लग रहा है, ये अंदर की तरफ लग रहा है। चलो, तो अब यही सब चीज़ें हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं भाई, फोर्स ऑन PQ एंड RS। तो PQ वायर पे और RS वायर पर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स कितना होगा, पहली बात तो वो फोर्स बराबर होगा। क्लियर है? चाहो तो निकाल कर देख लो। PQ पर जो फोर्स लगेगा, बिल साइन थीटा, बात समझ में आ रही है? क्या है फोर्स, बिल साइन थीटा। किसी भी करंट कैरिंग वायर को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, बिल साइन थीटा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई, बिल साइन थीटा। तो B का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, I का मतलब करंट हो गया। क्लियर है भाई? L का मतलब उसकी लेंथ। अब बताओ ये PQ की लेंथ कितनी है, तो PQ की लेंथ है B, ठीक है भाई, PQ और RS की लेंथ सेम ही है, B है। साइन थीटा कितना है, थीटा जो होता है वो किस किस के बीच का एंगल होता है, थीटा जो है वो लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन के बीच का एंगल होता है, मैग्नेटिक फील्ड और करंट की डायरेक्शन का एंगल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर, करंट की डायरेक्शन इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, करंट इधर जा रहा है, एंगल कितना बन रहा है भाई, थीटा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं? ये एंगल थीटा ही रखना, तो ये आ गया भाई। सिमिलरली अगर मैं क्या निकालूंगा, फोर्स ऑन, बोलो भाई, अगर फोर्स ऑन हम RS निकालेंगे तो RS पर जो फोर्स लगेगा वो भी बिल साइन थीटा ही होगा, बिल साइन थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है, करंट इसमें सेम है, ठीक है भाई। L मतलब B है, RS की जो लंबाई है यानी लेंथ है वो B ही है, ठीक है। एंगल भी सेम ही बन रहा होगा, थीटा। तो इन दोनों का जो फोर्स है वो बराबर है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये बात हम लिख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि FPQ इज इक्वल्स टू, या हम FPQ एंड FRS आर इक्वल एंड अपोजिट। ये क्या है भाई, इक्वल हैं लेकिन अपोजिट हैं, ठीक है भाई। अगर ये इक्वल एंड अपोजिट है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे भाई, कैंसिल हो जाएंगे। मेरी बात समझ में आगे नहीं आ गई? तो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे, ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सम करेंगे तो कैंसिल, या मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ, ठीक है भाई। हैंस दे कैंसिल आउट ईच अदर, हैंस दे कैंसिल आउट ईच अदर, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बात खत्म। तो इनसे तो हमें कोई लेना देना है ही नहीं, कैंसिल हो रहे हैं। तो हम बात करते हैं अभी इन दोनों की, ठीक है भाई। तो अभी हम बात करेंगे भाई, फोर्स ऑन PS एंड RQ, ठीक है भाई। अभी हम निकाल रहे हैं PS और RQ या QR, ठीक है भाई। इस पर फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स ऑन PS बताओ क्या होगा, वही सेम होगा, बिल साइन थीटा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। अब मुझे बताओ भाई, यहाँ पर ये बिल क्या बोलते हैं, ये जो B है मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगी, करंट सेम ही है। PS के अंदर चारों की चारों वायर में सेम करंट है, I। अच्छा, जो PS की लेंथ है वो कितनी है, L ही है, तो L लिख लेंगे। एंगल कितना बन रहा है भाई, तो एंगल जो है वो 90 डिग्री का बन रहा है। कैसे 90 डिग्री का बन रहा है वो देखो ध्यान से, ठीक है। 90 किसने बोला, चलो बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इस बच्चे के लिए एक बारी, सही बोला। अच्छा देखो कैसे हो रहा है, करंट एंटी, बजा दी, बस बजा दी,
इधर ध्यान दो बेटा। हाँ भाई बेटा बीच में डिस्टर्बेंस मत करा करो। इधर देखो भाई, करंट अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है इस तरीके से, तो करंट कहाँ जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है। बात समझ रहे? मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? ऐसे जा रही है। तो करंट नीचे की तरफ जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो एंगल कितना बन रहा है? ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इससे भी 90 का बनेगा और इससे भी क्या बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। तो इस एंगल को हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई 90 डिग्री। ठीक है भाई, तो यहाँ पर एंगल आ जाएगा 90 डिग्री का। तो ये आ जाएगा हमारा FPS और ये आ जाएगा BIL। क्लियर है? खाली BIL आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम निकालेंगे फोर्स ऑन QR, तो फोर्स ऑन QR भी क्या आएगा? BIL ही निकल कर आएगा, चाहे तो निकाल कर देख लेना। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, ये दोनों फोर्स भी बराबर है और अपोजिट डायरेक्शन में है। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये दोनों फोर्स भी अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। ये दोनों फोर्स बराबर है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो टोटल फोर्स कितना हो गया? 0। लेकिन टोटल टॉर्क 0 नहीं होगा। अच्छा, टोटल टॉर्क 0 क्यों नहीं होगा? बोलो भाई। तो टोटल टॉर्क इसलिए 0 नहीं होता, अगर फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन सेम होता है तो फोर्सेस भी कैंसिल हो जाते हैं और कोई टॉर्क भी नहीं लगता। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब है एक लाइन, ये एक लाइन है, बात समझ आ रही? इसी लाइन के अलॉन्ग में एक फोर्स लगाऊं और इसी लाइन के अलॉन्ग में दूसरा फोर्स लगाऊं, तो ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएंगे और कोई टॉर्क प्रोड्यूस भी नहीं होगा क्योंकि ये घूम ही नहीं रहा। मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा अब देखो जरा, और अगर मैं इसी सेम लाइन के अलॉन्ग अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे फोर्स लगाऊं तब भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा, फोर्स कैंसिल हो जाएंगे, टॉर्क भी 0 फोर्स भी 0। लेकिन अगर मैं क्या करूं, अब देखो फोर्स की जो लाइन ऑफ फोर्स है वो अलग है। इस वाले फोर्स की लाइन मैं अलग कर दूं, मान लो इस वाले फोर्स की लाइन ये है और इस वाले फोर्स की लाइन ये है, दोनों की लाइन अलग है, दोनों की लाइन सेम नहीं है। पहले दोनों की लाइन सेम थी, एक ही थी, तो एक ही लाइन पर फोर्स लग रहे थे, तो फोर्स भी 0 और टॉर्क भी 0। क्लियर है? लेकिन इस बार इस फोर्स की लाइन ये है और इस फोर्स की लाइन ये है, तो ये फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है और ये फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लग रहा है, तो फोर्स तो कैंसिल हो जाएंगे, टोटल फोर्स तो 0 हो जाएगा, लेकिन टोटल टॉर्क 0 नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो ये बात हम यहाँ पर लिख लेते हैं भाई। ठीक है, एज FPS एंड FQR equal and opposite and acting along different line of force। बात समझ आ रही है? LOF का मतलब है लाइन ऑफ फोर्स। बात समझ आ रही है? Hence it produce, तो यहाँ पर लिखना है hence it produce या hence it form a couple। ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? कपल बना लेंगे। बात समझ आ रही है? जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ध्यान दो भाई, जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हो, ठीक है, तो उन दोनों फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं? कपल बोलते हैं। और ये दोनों कपल क्या करेंगे भाई? या ये जो कपल है वो टॉर्क प्रोड्यूस करता है। क्लियर नहीं? कपल क्या होते हैं? दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर काम करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं भाई? कपल बोलते हैं। ठीक है भाई? एंड दे प्रोड्यूस टॉर्क। और वो क्या प्रोड्यूस करेंगे भाई? टॉर्क प्रोड्यूस करेंगे। चलो भाई, अबे टॉर्क होगा कितना भाई? दैट इज, ये टॉर्क जो होगा वो बराबर होता है, टॉर्क बराबर होता है फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यही फॉर्मूला होता है। अच्छा, कौन से फोर्स हैं जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं? वो फोर्स है ये और ये। क्लियर है? दोनों बराबर तो है ही। क्लियर है? तो कोई भी एक लिख लो। तो फोर्स हम लिख लेंगे BIL। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कौन सा लेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम वो लेते हैं जो फोर्स के परपेंडिकुलर होता है। जो डिस्टेंस दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर होगा वो डिस्टेंस क्या कहलाएगा भाई? वो डिस्टेंस कहलाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो देखो जरा। अगर मैं इसकी इस वाली वायर की बात करता हूँ, देखो भाई, अगर मैं इसकी इस वाली लेंथ की बात करूँ तो ये लेंथ क्या है भाई? ये लेंथ है हमारा P और S। ठीक है भाई, ये हमारा P हो गया, ये हमारा S हो गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, तो इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ, इस पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। मेरी बात समझ में आ रही है? इस पर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और इस पर फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, ऐसा मान लो। ठीक है, मैं ऐसा मानकर चल रहा हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें इतना हिस्सा दिखा रहा हूँ। ठीक है भाई, ये ऊपर वाला हिस्सा। अगर ऊपर वाले हिस्से को अगर हम देखें सिर्फ, तो इस पर फोर्स लग रहा है तुम्हारी तरफ, इस पर फोर्स लग रहा है मेरी तरफ। ठीक है भाई, देखना ध्यान से। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? ठीक है भाई, और ये हमारा एरिया वेक्टर है। क्लियर है भाई? ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ पर, और ये हमारा जा रहा था करंट। मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना था भाई? मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में एंगल कितना था भाई? थीटा। समझ में आ के नहीं आ गया? अच्छा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा भाई? थीटा ही होगा। ऐसा क्यों भाई? बोलो भाई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्लियर है? इसको थोड़ा मैं ऐसे बना देता हूँ ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है दोनों, इसलिए क्या होगा? ये दोनों बराबर हो जाएंगे। चलो, अब मुझे फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। देखो भाई,
ये वाला फोर्स, ध्यान दो बेटा सब बच्चे, ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, इन दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? इस वाले फोर्स के और इस वाले फोर्स के, इन दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला है। देखो भाई, ये वाला डिस्टेंस जो है इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर है और ये वाला डिस्टेंस इस फोर्स के भी परपेंडिकुलर है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, ये डिस्टेंस होगा कितना भाई? ये डिस्टेंस होगा कितना भाई? तो ये डिस्टेंस हम निकालेंगे साइन थीटा से। कैसे निकालेंगे वो ध्यान दो भाई। ये जो है वो b है, इतनी जो लेंथ है वो कितनी है भाई? b है, ये थीटा है। तो इस b को यहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो ये b cos थीटा नहीं आ जाएगा? बताना। अरे b cos थीटा ही आ जाएगा ना भाई? क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये डिस्टेंस हो गया हमारा भाई b cos थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारा b cos थीटा निकल कर आ जाएगा। ये बताओ कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई? दोनों हाथ खड़े करना एक बारी। क्लियर हो गया भाई? बेटा सिंपल मैं यही कह रहा हूँ, ये डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है वो इन दोनों फोर्स के परपेंडिकुलर है। ये समझ में आ गया था? तो यहाँ पर इसी डिस्टेंस को लिखेंगे ना, और ये डिस्टेंस b cos थीटा होगा। ये समझ में नहीं आया? बेटा ट्रायंगल लगाओ सिंपल, ये डिस्टेंस b है, ये एंगल थीटा है, तुम्हें ये निकालना है। मान लो ये x है, अगर cos थीटा निकालेंगे इसका तो cos थीटा क्या आएगा? cos थीटा आएगा बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। यही होगा ना? बेस क्या है? ये जिस पर एंगल बन रहा है, तो बेस है x, हाइपोटेनियस है b को उठा के इधर ले आओ तो x बराबर b cos थीटा आ गया। क्लियर है नहीं क्लियर है? या सिंपल b को थीटा के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे तो b cos थीटा आएगा और ये b sin थीटा होगा। ठीक है, समझ में आगे नहीं आ गया? डायरेक्टली एंगल ही कर लिया करो। ठीक है, b को थीटा के अलॉन्ग रिजॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? b cos थीटा, और b cos थीटा के परपेंडिकुलर होगा ये b sin थीटा। सिंपल है। ठीक है, चलो भाई आगे चलते हैं अभी हम लोग। तो यहाँ पर b cos थीटा आ गया, तो हमारा फाइनली फॉर्मूला बन गया भाई बिल, यानी BIL इनटू में आ जाएगा भाई हमारा b, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा cos थीटा। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया। अब थोड़ा और सॉल्व करते हैं भाई इसी को। अब टॉर्क बराबर, देखो भाई, अब ये जो L और B है, L और B का मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा? L और B का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा एरिया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, अगर मैं L को और B को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा भाई? इस लूप का एरिया आ जाएगा, है ना भाई? तो यहाँ पर आ जाएगा भाई BI, और L और B को मल्टीप्लाई करके आ गया एरिया, और यहाँ पर आ गया भाई हमारा cos थीटा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, L और B को मल्टीप्लाई करके आता है एरिया ऑफ लूप। चलो भाई आगे चलते हैं। अब दो, एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये आ गया। इस फॉर्मूले के अंदर जो थीटा एंगल है वो I और B के बीच का एंगल है। ठीक है भाई, थीटा क्या है भाई? यहाँ पर यहाँ हम लिख देते हैं, थीटा इज द एंगल बिटवीन B एंड I। थीटा जो है वो B और I के बीच का एंगल है। ये बात क्लियर है? समझ में आगे नहीं आ गया? अब आगे आ जाओ भाई। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं थीटा को रख लेता हूं कितना, या मान लो मुझे पता है थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा है। अरे वही है ना, बात तो वही है, सेम यहाँ पर बनाया था ना। अल्फा बराबर 90 माइनस थीटा है तो थीटा बराबर 90 माइनस अल्फा होगा। ठीक है ना? ठीक है, तो थीटा को अगर मैं 90 माइनस अल्फा रख लूँ तो हमारे पास आ जाएगा BIA। बोलो भाई cos 90 माइनस अल्फा, और cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा भाई? साइन अल्फा हो जाएगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो एक फॉर्मूला हमारे पास और आ गया BIA साइन अल्फा। जैसे वो बिल था, ये बिया है, जैसे बोलते हैं ना बिया शादी, तो ये बिया वाला शादी वाला बिया है। ठीक है भाई, तो बिया साइन अल्फा। क्लियर है भाई? वो बिल साइन थीटा था, ये बिया साइन थीटा है। बिया शादी बिया, ठीक है हाँ, तो ये बिया है, तो बिया याद रखना भाई, तो बिया साइन अल्फा याद रहेगा। अच्छा, अल्फा किस किस के बीच का एंगल है भाई? तो अल्फा इज द एंगल बिटवीन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, जो अल्फा एंगल है वो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, इसे याद रखना। बोलो भाई, थीटा किस किस के बीच का एंगल है? मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का। और अल्फा किस किस के बीच का एंगल है भाई? एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का। क्लियर है? अच्छा, इसको मैं वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकता हूँ, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो ध्यान दो भाई। अगर हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखा जाएगा भाई, टॉर्क वेक्टर फॉर्म में आ गया। क्या चीज़ वेक्टर नहीं है? आई। क्या वेक्टर है? बी और ए। तो बी को वेक्टर में ले लेंगे और ए को वेक्टर में ले लेंगे और ब्रैकेट कर देंगे। मुझे पता है बी ए साइन अल्फा या बी ए साइन थीटा होगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अब टॉर्क कौन से दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा? टॉर्क कौन से दो वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा हमेशा? बी और ए। मैं 1000 बार समझाया, लेकिन वही है ना, गोबर बच्चों को क्या कुछ भी बता लो, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने बताया था भाई ए और दो, कोई भी दो वेक्टर को क्रॉस करने पर अगर तीसरा वेक्टर आता है तो ये तीसरा वेक्टर हमेशा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा। ये तीसरा वेक्टर हमेशा इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा वैलिड है।
तो अगर बी और ए को क्रॉस करने पर टॉर्क आता है, मतलब टॉर्क हमेशा बी के और ए के परपेंडिकुलर रहेगा। क्लियर है? चलो भाई, तो ये बात यहाँ तक समझ में आ गई। कितने बच्चों को ये बात 100% क्लियर होगी? दोनों हाथ खड़े करो। डेरिवेशन ईजी थी, ठीक है भाई, कुछ खास नहीं था। एक बार डेरिवेशन को दोबारा देख लो, 2 मिनट लगेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ भाई। सबसे पहले मैंने इन दोनों पर फोर्स निकाला, तो फोर्स निकल कर आया बी आई बी साइन थीटा, क्योंकि इसकी लेंथ बी थी, तो बी आई बी साइन थीटा। अरे मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा लिखना है, बात खत्म। उसके बाद इन दोनों पर फोर्स निकालेंगे, पी एस और क्यू आर पर, ये निकल कर आएगा बिल और बिल, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा। क्लियर है? अब ये दोनों फोर्स बराबर हैं, इक्वल एंड अपोजिट है, ठीक है भाई। अगर ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं और डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन पर काम कर रहे हैं, तो कपल बनाएंगे और टॉर्क लगाएंगे। वो टॉर्क होगा फोर्स इनटू में परपेंडिकुलर फोर्स है बिल साइन, मतलब बिल, फोर्स कितना है बिल, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है बी कॉस थीटा। क्लियर है? मिला दो, एल और बी मिलकर एरिया बना लेंगे, तो बी आ कॉस थीटा आ जाएगा। क्लियर है? थीटा को हम रखेंगे 90 माइनस अल्फा, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा बन जाएगा। एक और आ गया बी आ साइन अल्फा। अल्फा जो है एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है, और जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के बीच का एंगल है। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बी और ए दोनों का क्रॉस फॉर्म आ जाएगी। क्लियर नहीं क्लियर है? मतलब टॉर्क बी और ए के हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा। यहाँ पर नोट करके ये वाली बात मैं लिख देता हूँ। कितने बच्चों को अब 100% क्लियर हो गया? दोनों हाथ खड़े करो एक बारी। इजी है डेरिवेशन, ठीक है, छापो इसे। बड़ा ध्यान ना, शोर मचाया तो मैं छोड़ के भाग जाऊँ क्लास से बीच में से। लिखो भाई, मूविंग कॉइल, अच्छा सॉरी, इसमें थोड़े केसेस हैं, वो देख लो। तो जो टॉर्क लग रहा है उसका फॉर्मूला है बी आई ए साइन अल्फा। क्लियर है? इसका फॉर्मूला है बी आई ए साइन अल्फा। अब क्या होता है, ध्यान दो भाई सब बच्चे। अब एक फॉर्मूला होता है, अगर मैं करंट को एरिया से मल्टीप्लाई करता हूँ, या फिर पहले लिख लेते हैं फॉर एन टर्न्स। अगर हम एन टर्न्स की बात करेंगे, अभी तो एक ही टर्न था, यानी जो रेक्टेंगुलर कॉइल थी वो एक थी, ऐसी बहुत सारी रेक्टेंगुलर कॉइल्स हों, यानी जिसमें एन टर्न्स हों। क्लियर है? उसमें क्या हो, एन टर्न्स हो, तो एन टर्न्स के लिए क्या होगा, बस एन आगे आ जाएगा, तो टॉर्क बराबर हो जाएगा एन बी आई ए साइन अल्फा। क्लियर है भाई? क्या आ जाएगा, बीटा साइन बीना, ठीक है भाई, तो इसको बिना साइन अल्फा, बिना, हाँ निब्बा भी लिख सकते हैं। बेटा बाहर निकाल सकते हैं इस बात के लिए, मतलब ध्यान रखना, पर्सनल कमेंट करने के लिए पहले ही मना कर रखा है मैंने। बदतमीजी मत करो यहाँ पर। चलो बाहर निकलो बेटा, तुम लोग सारे जल्दी बाहर निकलो। मना कर रखे ना हरकत करने के लिए। तुमसे बेटा जितना मर्जी मना करो, लेकिन तुम ना क्लास में लड़ाइयों के काम करते हो। पीछे बैठो चलो। देखो भाई, तो निभा लिखना है तो निभा लिख लो, बात समझ में आ रही? बीना लिखना तो बीना लिख लो, जो लिखना है वो लिख लो, बस याद होना चाहिए तुम लोगों को। देखो भाई, हमें क्या बता रहा था, अगर मान लो मैंने क्या किया, ध्यान दो भाई, नोट करके लिख लेना इस वाली बात को। हमारा एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मूवमेंट का, ठीक है, लिख लो मैग्नेटिक मूवमेंट। जैसे डाइपोल मूवमेंट होती है, वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट थी, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला था Q इंटू में, बोलो भाई, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला था कोई भी चार्ज का मैग्नीट्यूड इंटू में उनके बीच का डिस्टेंस बराबर था हमारा डाइपोल मूवमेंट, ऐसे कुछ था। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला था। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होती है ऐसे ही, और इस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू में ए। क्या होता है, आई इंटू में ए होता है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं भाई, मैग्नेटिक मूवमेंट को कैपिटल एन से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कभी कभार स्मॉल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है? लेकिन तुम्हें कैपिटल एम याद रखना बस, ठीक है। तो यहाँ मैग्नेटिक मूवमेंट क्या हो जाएगी, आई इंटू में ए हो जाएगी। और फॉर एन टर्न्स क्या हो जाएगी, बोलो, एन टर्न्स के लिए, तो एन टर्न्स के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो जाएगा एन आई ए। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो तो आगे चलते हैं भाई। टॉर्क बराबर हमारा आ जाएगा, टॉर्क बराबर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर बोलो जरा। तो अगर मैं 1 टन के लिए बात कर रहा हूँ, एक ही टन के, अगर मैं 1 टन के लिए बात करूँ या एन टन्स के लिए बात करूँ, जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा, तो बी की जगह बी आ जाएगा। क्लियर है? और आई और ए की जगह क्या आएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट। या तो आई ए की जगह मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा, या फिर
आई एन ए की जगह मैग्नेटिक मोमेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर बी आ गया और आई ए की जगह एम आ गया और साथ में क्या है भाई, साइन अल्फा हो गया। क्लियर है? तो ये भी हमारा क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है बी एम साइन अल्फा। अगर तुम्हें मैग्नेटिक मोमेंट दे रखी हो तो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, लेकिन अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड, करंट और एरिया दे रखा हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। डायरेक्टली क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, कोई ट्रिक नहीं होती क्वेश्चन के अंदर। बस तुम्हें वैल्यू दे रखी होंगी, वैल्यूज पुट करनी, आंसर निकालना है। बस तुम्हें पता होना चाहिए अल्फा और ये क्या है भाई, ठीक है, थीटा क्या है। अब आगे लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, लिखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है, MCG शॉर्ट में बोलेंगे, ठीक है। लिखो जरा MCG, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मैं बता रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ, देखो। तो ये एक डिवाइस होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो करंट को डिटेक्ट और मेज़र करने के काम आता है। बात समझ आ रही है? करंट को डिटेक्ट भी करता है और कभी कभी मेज़र भी करता है। एक ऐसा डिवाइस होता है, तुम लोगों ने अपनी लैब के अंदर देखा होगा, फिजिक्स लैब के अंदर गैल्वेनोमीटर देखा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा बॉक्स देखा होगा तुम लोगों ने, इस तरीके से। यहाँ पर बीच में सुई होती है इस तरीके से, है ना भाई, वो सुई इस तरीके से हिलती रहती है। क्लियर है भाई? यहाँ पर जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होते हैं, ऐसे कुछ होता है। साइड भी दिखा रहा हूँ मैं तुम्हें। तो लिखो भाई, लिखो इट इज़ अ डिवाइस, इट इज़ अ डिवाइस, इसके लिए स्पेस छोड़ देना, नहीं लिखा तो। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट, विच इज़ यूज्ड टू डिटेक्ट, which is used to detect current or which is used to detect current or to measure it, or to measure it। करंट को डिटेक्ट और मेजर करने का काम आता है, ठीक है। अच्छा, इसका प्रिंसिपल क्या है भाई? जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर जो डिवाइस है, इस डिवाइस का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? लिखो जरा, वर्किंग ऑफ MCG, working of MCG based on the principle of, based on the principle of, अब ऑफ डाल के दो ऐसे डालना है, दो बिंदी डालो और आगे लिखो, प्रिंसिपल ऑफ whenever a current carrying coil, whenever a current carrying coil placed in radial magnetic field, whenever a current carrying coil placed in radial magnetic field, it experience maximum torque, इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क। यानी जब भी हम क्या करते हैं भाई, जब भी हम किसी करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर टॉर्क लगता है, ये वाली बात हमें पता है। लेकिन अगर रेडियल फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। क्लियर है? अभी मैक्सिमम टॉर्क क्या होता है, ध्यान दो भाई। मैक्सिमम टॉर्क का मतलब क्या हो गया, सिंपल सी बात है। देखो भाई, टॉर्क होता है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था भाई, वही बिना साइन थीटा करके लिख लेना भाई, बिना साइन अल्फा। क्लियर है? बहुत सारी जगह अल्फा को थीटा भी लिख देते हैं, तो तुम थीटा भी लिख सकते हो। बस याद रखना है कि ये जो थीटा या जो अल्फा है, साइन के साथ जो भी एंगल आ रहा है, ये एंगल बी और ए के बीच में बनने वाला एंगल है, ठीक है भाई। अगर मैंने क्या बोला, अगर मैंने बोला भाई मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। और अल्फा 90 होगा तो साइन 90 कितना होता है, 1 होता है। और साइन 90 1 है, मतलब ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये साइन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो 90 डिग्री पर क्या होगा, 90 डिग्री पर टॉर्क भी मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम टॉर्क होगा भाई हमारा बिना, क्या होगा भाई, मैक्सिमम टॉर्क होगा भाई हमारा बिना या बीना, जैसे याद रखना वैसे रख लो। क्लियर है, नहीं क्लियर है? ठीक है। अच्छा सुनो भाई, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या वो समझ लो। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है, मैं साइड में लिखवा रहा हूँ, तुम भी साइड में कहीं ना कहीं लिख लेना। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, MF का मतलब मैग्नेटिक फील्ड। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है अगर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर हो। क्लियर है? ऐसी देखो भाई, ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जहां पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अगर ये दोनों क्या भी, अगर बी और ए हमेशा परपेंडिकुलर रहेंगे तो टॉर्क हमेशा क्या लगता रहेगा भाई, मैक्सिमम ही लगता रहेगा।
क्लियर है? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है ऐसी मैग्नेटिक फील्ड जहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर रहे, ऐसे में कॉइल पर लगने वाला टॉर्क हमेशा मैक्सिमम रहता है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कितने बच्चों को समझ में आ गई? दोनों हाथ खड़े करो एक बारी। क्लियर है? चलो भाई, अब प्रिंसिपल क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल बस इतना कह रहा है कि भाई जब भी किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर मैक्सिमम टॉर्क लगता है, और इसी प्रिंसिपल पर ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर काम करता है। ठीक है, अब इसी कंस्ट्रक्शन क्या होती है? कंस्ट्रक्शन देखो भाई सब बच्चे, कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें जो जो इसके अंदर है वो सब पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है? अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो जरा देख लेते हैं। ठीक है, ध्यान दो सब बच्चे। ये बना कैसे होता है एक बार बना के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर लगे होते हैं दो बड़े बड़े हॉर्सशू मैग्नेट, यहाँ पर लगे होते हैं दो बड़े बड़े हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट को मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, ये हाई मतलब 3D व्यू है। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? ये नॉर्थ पोल हो गया एक तरीके से। ठीक है, इसको हम नॉर्थ पोल मान लेते हैं। इसको थोड़ा सा ना बड़ा बनाता हूँ, छोटे में समझ में नहीं आएगा तुम्हें। ऐसे ठीक रहेगा। देखो भाई, ये समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ये छोटा बड़ा नहीं है। रुको रुको रुको, तुम बनाओ मत, समझ लो इसको। देखो भाई अभी समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है भाई, तो ये देखो जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही है, जैसा ये है बिल्कुल वैसा ही है। ये हॉर्सशू मैग्नेट होते हैं, इस तरफ नॉर्थ होता है, इस तरफ साउथ होता है। बात समझ आ रही है? तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड साउथ की तरफ जाती है, तो पता ही होगा, है ना भाई? तो यहाँ से नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, साउथ की तरफ जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल रही है? मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है इस तरीके से। क्लियर है? तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इस तरफ से निकलती है, ऐसे करके निकलती है। ठीक है, इसको याद रखना। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड हमें दिखाई दे रही है, इसी मैग्नेटिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं? रेडियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडियल। ऐसे घूमी घूमी मैग्नेटिक फील्ड होती है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे घुमावदार होती है तो ये हमेशा एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर हो जाती है। अच्छा, इस मैग्नेटिक फील्ड को और ज़्यादा रेडियल बनाने के लिए क्या करा जाता है वो बताऊँगा अभी आगे। फिलहाल ये समझ में आया तुम लोगों को? इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ऊपर से भी जा रही है और ये पूरे चारों तरफ से जा रही होगी, इधर से भी नीचे से भी। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अरे इतना क्लियर हुआ? अब बीच में क्या होता है अभी? बीच में एक कॉइल, बीच में हम एक रेक्टेंगुलर आर्मेचर ले लेते हैं, यानी कि आर्म ले लेते हैं। समझाता हूँ। देखो भाई, तो बीच में हमने क्या ले लिया? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया। ध्यान दो भाई, बीच में हमने क्या ले लिया? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया। बात समझ में आ रही है? रेक्टेंगुलर फ्रेम समझ रहे हो? बीच में ये खाली है एकदम, इसमें बीच में कुछ भी नहीं है, ये बीच में से एकदम खाली है। बस हमने क्या लिया? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम ले लिया। इस फ्रेम के ऊपर हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम का फ्रेम होता है, और इसके ऊपर हम क्या करते हैं? इंसुलेटेड कॉपर वायर को क्या करते थे? एक के बाद बहुत सारे टन्स बांध देते हैं। क्लियर? रैप कर देते हैं एक तरीके से। मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? तुम लोगों ने देखा होगा पंखा किसी ने शायद खुला हुआ देखा हो, है ना? उसमें देखा बहुत सारी वायर को लपेटा जाता है। क्लियर है? तो वो इंसुलेटेड वायर होती हैं, यानी वायर के ऊपर, कॉपर वायर के ऊपर हम प्लास्टिक की एक लेयर चढ़ा देते हैं, पतली सी, वो ट्रांसपेरेंट लेयर होती है, तो उसे हम बोलते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। ठीक है भाई? यानी एक वायर अगर दूसरी वायर से टच भी हो रही है तो इन दोनों का करंट आपस में एक्सचेंज नहीं हो रहा है, मतलब वो इंसुलेटेड है। क्लियर है भाई? तो ऐसी इंसुलेटेड कॉपर वायर को हम क्या करते हैं? इसके ऊपर बांधने लग जाते हैं। 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन बहुत सारे टन क्या करेंगे? बांध देंगे। क्लियर है भाई? और ये जो क्या बोलते हैं, जो फ्रेम है एल्युमिनियम का, इस एल्युमिनियम के फ्रेम को हम कहाँ रख देते हैं भाई? यहाँ पर रख देंगे, इन दोनों मैग्नेट के बीच में। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? हाँ बोलो कुछ। हाँ ऐसे रखना है, ऐसे रखो, ऐसे रखो, ऐसे रखो, कैसे भी रख लो, ऐसे रखना भाई। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ से एक पॉइंट निकल रहा होगा वायर का, और वायर का एक पॉइंट यहाँ से निकल रहा होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, बीच में क्या रखते हैं भाई? ये जो फ्रेम है बीच में से खोखला, इसमें कुछ नहीं है, तो इस फ्रेम में बीच में हम क्या रखते हैं? एक सॉफ्ट आयरन कोर का एक सिलेंडर रख देते हैं। बात समझ में आ रही है? तो सॉफ्ट आयरन कोर का सिलेंडर कुछ इस तरीके से इसके बीच में है। बात समझ में आ रही है? अब ये तो खैर यहाँ से बीच में से खोखला नहीं है,
बट अगर ये बीच में से खोखला होता तो ये आर पार हो जाता है इसके। क्लियर है? तो सॉफ्ट आयरन कोर जो है इसके अंदर बिल्कुल सिलेंड्रिकल होता है, ध्यान रखना भी, ये सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंड्रिकल होता है और इसको इसमें से धसा कर रख देते हैं, फंसा के एकदम। क्लियर है? तो ये आर्मेचर के बीच में या जो फ्रेम है रेक्टेंगुलर, इस रेक्टेंगुलर फ्रेम के बीच में एकदम ये फंस जाता है अच्छे से। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? क्लियर है नहीं क्लियर है? अच्छा, ये हमने क्यों लगाया? ये जो सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर है ये हमने क्यों लगाया? तो सॉफ्ट आयरन सिलेंड्रिकल कोर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो बीच में ये सिलेंडर इसलिए लगाया गया है ताकि इधर उधर जाने वाली लाइंस भी इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या हो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस रेक्टेंगुलर कॉइल से लिंक करे। बात समझ आ रही है? ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड इस रेक्टेंगुलर कॉइल से पास होनी चाहिए। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो ये सॉफ्ट आयरन कोर दो पर्पज से बनाया गया है, एक तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए, दूसरा फील्ड को रेडियल बनाने के लिए। फील्ड को रेडियल बनाने के लिए, वैसे तो फील्ड ऑलरेडी रेडियल है लेकिन फील्ड को और ज़्यादा रेडियल बनाने के लिए इसे लगाया जाता है। तो जैसे ये बीच में रखा जाता है सारी की सारी लाइन्स जो हैं वो इससे पास होने लग जाती हैं। क्लियर भाई? चलो भाई अब आगे चलते हैं। अब क्या होगा भाई, ये जो कॉइल है इस कॉइल से एक वायर ऊपर की तरफ जा रही है, इस कॉइल से एक वायर नीचे की तरफ जा रही है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अब इस कॉइल को हम क्या करते हैं भाई, ये जो वायर यहाँ से जा रही है इस वायर को हम स्प्रिंग से बांध देते हैं। किससे बांध देते हैं? स्प्रिंग से बांध देते हैं। तो ऊपर ले जाकर एक स्प्रिंग से बांध देंगे और नीचे ले जाकर एक स्प्रिंग से बांध देंगे। अब वो स्प्रिंग करती क्या है, पहले इसको लिखो फिर आगे देखते हैं भाई। ठीक है, पहले इसको लिख लो फिर स्प्रिंग क्या करेगी वो देखेंगे। यहाँ से गई, यहाँ से आ रही है, अब इस वायर वीडियो में देखो एक वायर कहाँ जा रही है, ऊपर जा रही है और एक वायर नीचे से जा रही है। जो वायर हमने ऐसे बांधी है, बांधने के बाद उसको ऐसे ले गए और बांधने के बाद एक वायर को नीचे ले गए। क्लियर है? अब ये दो वायर हैं, दोनों वायर ऐसे हैं, इस वायर को ले जाकर हम पाइवेट कर देते हैं, यानी एक जगह फंसा देते हैं। क्लियर है? जहाँ पर ये फ्रीली घूम सके, और एक वायर को ले जाकर यहाँ से फंसा देते हैं जहाँ से फ्रीली घूम सके। क्लियर है? तो ईजिली घूम सके वहाँ जाके फंसा दिया हमने। अब जहाँ पर ऊपर फंसा है वहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं और नीचे जहाँ फंसा है वहाँ पर एक स्प्रिंग लगा देते हैं। स्प्रिंग कैसे लगाते हैं वो देखो जरा। स्प्रिंग कुछ इस तरीके से लगाई हुई है, मान लो कि ये मान लेते हैं ये वायर है, ध्यान दो बेटा, ये वायर है जो ऊपर की तरफ जा रही है। स्प्रिंग का एक हिस्सा इसके साथ बांध दिया, स्प्रिंग का एक हिस्सा इसके साथ बांध दिया और स्प्रिंग ऐसे गोल गोल घूम रही है। क्लियर है? और स्प्रिंग का दूसरा वाला सिरा जो है कहीं और फंसा दिया। क्लियर है? स्प्रिंग का दूसरा सिरा कहीं और फंसा दिया और उसका जो पहला सिरा है वो इसमें फंसा दिया। तो जब भी ये घूमेगी तो क्या होगा, वो स्प्रिंग टाइट हो जाएगी। बात समझ आ रही है? वो स्प्रिंग टाइट हो जाएगी तो वापस इसको ले आएगी वो स्प्रिंग। बात समझ आ रही है? जब भी ये घूमेगी, ये कुछ इस तरीके से होता है, जैसे मान लो ये कुछ इस तरीके से है, जैसे मान लो अगर मैं इसको बांध दूँ, सुनो, हाँ, अरे जैसे तुम लोग झूला झूलते होगे ना बचपन में, क्या करते थे झूला झूलते हुए? एक ही जगह झूला कैसे झूलते थे? जब झूला झूलते थे तो एक ही जगह क्या होते थे? अरे मैं इससे कर देता हूँ, लोग ये ऐसे हो जाएगा, बैक से हो जाएगा, ये बैक से हो जाएगा। मान लो बैक को मैं ऐसे कर दिया, बात समझ में आ रही है? अब क्या होगा, अब ये वापस आएगा, तो स्प्रिंग भी ऐसी करती है। बात समझ में आ रही है? जब कॉइल इधर की तरफ जाती है, ठीक है, तो जो स्प्रिंग है वो अपने अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क को स्टोर कर लेती है। बात समझ में आ रही है? जब कॉइल एक तरफ घूमती है तो जो जो स्प्रिंग है वो अपने अंदर एक टॉर्क को स्टोर कर लेती है ताकि वो रिंग को वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ला सके, जैसे इसमें हो रहा था। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसलिए हमने क्या किया भाई, इसलिए हमने जो स्प्रिंग थी उसका एक हिस्सा यहाँ फंसा दिया और एक हिस्सा दूसरा कहीं और फंसा दिया। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो जब भी ये रिंग घूमेगी तो क्या होगा, स्प्रिंग उसे वापस ले आएगी, उस पर क्या लगाएगी, रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। क्या लगाएगी? रीस्टोरिंग टॉर्क लगाएगी। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? चलो भाई, तो ये जो स्प्रिंग बनी होती है कौन से मटेरियल की बनी होती है? ये स्प्रिंग बनी होती है फॉस्फर ब्रॉन्ज की। किसकी बनी होती है? फॉस्फर ब्रॉन्ज की बनी होती है। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर बताओ जरा क्या क्या चीज़ें आ गई। तो कंस्ट्रक्शन के अंदर सबसे पहले हॉर्सशू मैग्नेट आ गए। क्या आ गए? हॉर्सशू मैग्नेट्स आ गए। ठीक है भाई, हॉर्सशू मैग्नेट क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। क्लियर है भाई? दूसरा हमारा क्या आ गया भाई, फ्रेम आ गया एल्युमिनियम का। दूसरा हमारा एल्युमिनियम का फ्रेम आ गया। ठीक है भाई, तीसरा हमारा क्या आ गया भाई, तीसरा हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल आ गई या कॉपर की वायर आ गई। बात समझ में, यहाँ पर हम लिख लेते हैं भाई इंसुलेटेड कॉपर वायर, इंसुलेटेड कॉपर वायर। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स के अंदर लिखी हुई हैं, किसका क्या फंक्शन है ये भी लिखा हुआ है, तो वहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना। हॉर्सशू मैग्नेट क्या करेगा, एल्युमिनियम फ्रेम क्या करेगा, इंसुलेटेड कॉपर वायर क्या करती है भाई, इंसुलेटेड कॉपर वायर को एल्युमिनियम के फ्रेम के ऊपर हम लपेटते हैं। हॉर्सशू मैग्नेट रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। और क्या होता है बोलो भाई, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर, सिलेंड्रिकल बोलो बेटा, सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक है भाई, तो ये सिलेंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर क्या काम करता है भाई,
मैग्नेटिक फील्ड को रेडियल बनाने में हेल्प करता है। क्लियर है नहीं क्लियर है? और मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कॉइल से पास करवाता है। क्लियर है? चलो भाई, और पांचवा क्या है भाई? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग। फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग, ये फॉस्फर ब्रॉन्ज एक एलॉय है, बात समझ में आ रही है? और इस एलॉय का जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। स्प्रिंग कांस्टेंट हाई होने की वजह से क्या होता है? स्प्रिंग टूटती नहीं है या डिफॉर्म नहीं होती। बात समझ में आ रही? तुम लोगों ने देखा होगा जो पेन टिचू वाले पेन के अंदर स्प्रिंग आती है, उस स्प्रिंग को अगर एक लिमिट से ज़्यादा खींचो तो क्या होती है? वो डिफॉर्म हो जाती है, उसके बाद वापस नहीं जाती। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है? इसमें ये चीज़ हाई होती है, तुम कितना भी खींच लो ये वापस जाएगी ही जाएगी। क्लियर है नहीं क्लियर है? मतलब इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट काफ़ी हाई है। क्लियर है भाई? तो फॉस्फर ब्रॉन्ज की हम स्प्रिंग इसके अंदर लगा देते हैं। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हो गई, ध्यान दो भाई। और लास्ट होता है एक पॉइंटर। लास्ट क्या होता है भाई? एक पॉइंटर होता है। ये पॉइंटर क्या काम करता है देखो जरा। अगर तुम इसका डायग्राम बनाओगे तो तुम ये वाला डायग्राम बनाओगे भी सब बच्चे, तुम इसका टॉप व्यू वाला डायग्राम बनाओगे। अगर किसी बच्चे को डायग्राम बनाना है तो उसके टॉप व्यू वाला डायग्राम बनाएगा। क्लियर है? ये हमारी मान लेते हैं कॉइल है, ये हमारी क्या है भाई? कॉइल है। अब जो फ्रेम दिखेगा एल्युमिनियम का वो ऐसा ही दिखेगा ना भाई, वायर यहाँ से जाती हुई दिखेंगी, यहाँ पर वायर है। अब इसके बीच में क्या है? सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है, तो इसके बीच में जो सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर है वो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं जो इस तरीके से जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर इस तरीके से जा रही हैं। ठीक है भाई? ऐसे याद रखना, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं। ठीक है भाई? इस तरीके से ध्यान देना भाई सब बच्चे। चलो भाई, इतना क्लियर हो गया नहीं हो गया? ये वाला डायग्राम बनाना है। अब पॉइंटर किधर की तरफ होता है? पॉइंटर देखो भाई, तो पॉइंटर क्या है भाई? पॉइंटर इसी के अंदर लगा होता है। ये कॉइल जो है, बात समझ में आ रही है? इस कॉइल से, इस फ्रेम से ऊपर की तरफ जो वायर जा रही है, उसी वायर से मैं यहाँ पर एक पॉइंटर बांध देता हूँ। क्लियर है? अगर ये वायर इधर घूमेगी तो पॉइंटर इधर जाएगा, अगर ये वायर इधर घूमेगी तो पॉइंटर इधर की तरफ जाएगा। ठीक है भाई? तो ये पॉइंटर है और ये कॉइल के साथ साथ घूमता है। ठीक है भाई? तो अभी ये पॉइंटर किधर है? मान लेते हैं कि ये जो वायर है वो थोड़ा सा इधर की तरफ है। मान लेते हैं कि ये जो वायर है, ये जो एल्युमिनियम का फ्रेम है वो इधर है, तो जो पॉइंटर होगा वो किधर की तरफ होगा? पॉइंटर इधर की तरफ होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? और ये पॉइंटर जहाँ भी जाएगा वहाँ पर रीडिंग्स होती हैं कुछ। क्लियर है? तो रीडिंग से हम करंट को मेज़र कर लेते हैं। रीडिंग से हम क्या कर लेंगे? करंट को मेज़र कर लेंगे इस तरीके से। क्लियर है भाई? अगर ये पॉइंटर बीच में हुआ, अगर ये पॉइंटर बीच में हुआ मतलब करंट जीरो है। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो तुम्हें ये वाला डायग्राम बनाना है। बना लोगे नहीं बना लोगे? क्लियर है? और डायग्राम जब बनाओगे तो एरो दे देकर समझाना ये क्या है। ये क्या है भाई? ये है सॉफ्ट आयरन कोर। ये क्या है भाई? हॉर्सशू मैग्नेट। क्लियर है? ये क्या है भाई? हमारी, ये हमारी एल्युमिनियम का फ्रेम है। बात समझ में आ रही है? एल्युमिनियम का फ्रेम विथ कॉपर वायर बाउंड ऑन इट। क्लियर है नहीं क्लियर है? ये हमारा पॉइंटर है। ऐसे एरो दे के हर चीज़ समझा देना। क्लियर है भाई? क्या क्या है भाई? ये हमारी रीडिंग्स हैं वगैरह वगैरह। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो भाई आगे देखो भी सब बच्चे। अब इसकी वर्किंग सुनो, बहुत इजी सी वर्किंग है। तो इसकी वर्किंग ये कहती है कि जब भी क्या होगा भाई? जब भी इस कॉइल के अंदर क्या जाएगा? जब भी इस कॉइल के अंदर करंट जाएगा, जैसे ही इसके अंदर करंट जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जब भी रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट जाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई है तो इस पर क्या लगेगा? एक टॉर्क लगेगा। और इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो रेडियल है। रेडियल मतलब हमेशा इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगी। कैसे? वो देख लो जरा, बहुत ईजी है। देखो भाई, ये क्या है भाई? ये हमारी कॉइल है और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? देखो ये रही मैग्नेटिक फील्ड इसकी, ये रही इसकी मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? ये रही इसकी मैग्नेटिक फील्ड और इसका एरिया वेक्टर कहाँ है? पॉइंटर वाली डायरेक्शन में। जिधर पॉइंटर है उधर ही एरिया वेक्टर है। क्लियर है? तुम मुझे बताओ, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर, यानी फील्ड क्या है? रेडियल। अब मैं इसे घुमा के इधर ले आता हूँ। अगर मान लो मैं इसे घुमाकर, इस कॉइल को घुमाकर इधर ले आऊँ, यानी घुमाकर मैं इसे ऐसे ले आया। अगर मैं इसे ऐसे घुमाकर ले आऊँगा, अगर मैं इसे घुमाकर कैसे ले आता हूँ? इधर ले आता हूँ, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर जा रही है? मैग्नेटिक फील्ड जा रही है इधर। दिख रही है भाई ये वाली मैग्नेटिक फील्ड? रे लाइन दिख रही है? तो अब मैग्नेटिक फील्ड इधर है और इसका जो पॉइंटर होगा वो इधर की तरफ होगा, यानी इसका एरिया वेक्टर। तो अभी भी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। क्लियर है नहीं क्लियर है? अगर मैं इसे इधर ले जाऊँ, अगर मैं इसे इधर ले आऊँ, देखो ये एरो इधर भी जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड का। अगर मैं इसे इधर ले आऊँगा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर भी जा रही है और इसका एरिया वेक्टर किधर होगा भाई? इसका एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा। क्लियर है? तो अगेन एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए। तो कॉइल कहीं भी जाएगी, ठीक है भाई, अगर कॉइल कहीं भी जाएगी वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा करेंगे परपेंडिकुलर, जिससे टॉर्क मैक्सिमम लगेगा। क्लियर है? और टॉर्क लगेगा तो ये कॉइल क्या घूमने लग जाती है।
क्लियर है नहीं क्लियर है? घूमने का मतलब क्या है भाई? घूमने का मतलब है जो पॉइंटर है वो सेंटर से कभी इधर जाएगा तो कभी इधर जाएगा। क्लियर है? वो डिपेंड करता है करंट किधर से किधर जा रहा है। करंट इधर से इधर जा रहा है तो पॉइंटर इधर से इधर जाएगा, बीच में रहता है, वरना जीरो है तो पॉइंटर बीच में रहेगा। करंट इधर से इधर जाएगा तो पॉइंटर इधर चला जाएगा। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? और वापस मतलब वापस भी आता है, क्यों? फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग की वजह से ये पॉइंटर वापस अपनी पोजीशन पर भी आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अब मुझे बताओ इस पर जो टॉर्क लगता है भाई, ये वर्किंग ये सारा उससे लिख लेना, क्या बोलते हैं अपने, क्या बोल, नोट्स में से लिखना है ये सब, ठीक है भाई? नोट्स से लिखना है कॉपी में, ठीक है? ये मत करना नोट्स में लिखा है तो हम नहीं लिखेंगे, लिख लेना ताकि रिवीजन हो जाए। देखो भाई, टॉर्क एक्टिंग ऑन कॉइल इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बताओ मुझे जो टॉर्क लगेगा वो मैक्सिमम ही लगेगा, और जो मैक्सिमम टॉर्क लग रहा है वो क्या होगा हमारा? बिना होगा। क्या होगा? बिना। अब मुझे बताइए कि फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग अपने अंदर एक रीस्टोरिंग टॉर्क को डेवलप कर लेंगे, और वो रीस्टोरिंग टॉर्क क्या होता है भाई? वो रीस्टोरिंग टॉर्क जो होता है वो होता है के थीटा। क्या होता है? के थीटा। जहां पर के का मतलब क्या है भाई? के का मतलब है यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट, इसको हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं, और इसको हम फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं, स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट। क्लियर है नहीं क्लियर है? और थीटा का मतलब डिफ्लेक्शन क्या था, ठीक है? अगर बीच में रहेगा तो एंगल जीरो, इधर जाएगा तो कुछ ना कुछ एंगल बन जाएगा। तो जो थीटा एंगल है वो ये वाला एंगल थीटा है जो पॉइंटर के साथ इस सेंटर का बन रहा है। क्लियर है नहीं क्लियर है? चलो भाई आगे चलते हैं। तो भाई जितना टॉर्क लगेगा, जितने टॉर्क के साथ ये कॉइल घूमती है उतना ही टॉर्क स्प्रिंग अपने अंदर डेवलप कर लेती है। यानी ये दोनों टॉर्क क्या होंगे? बराबर होंगे। यानी कहने का मतलब हो गया कि जो हमारा बिना है वो हमारे के थीटा के बराबर होगा। क्लियर है नहीं क्लियर है? मेरी बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आएगी? बिना डिवाइडेड बाय के, ये हमारे थीटा की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान दो भाई, अब मेरी बात ध्यान दो। यहाँ पर अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है, अगर मैग्नेटिक फील्ड रेडियल है तो ऐसे में मैग्नेटिक फील्ड हर डायरेक्शन में सेम ही रहेगी, नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, एरिया वेक्टर हर जगह सेम लगेगा। बात समझ में आ रही है? बी एन ए, ये तीनों वैल्यू बदल तो नहीं रही है ना भाई कहीं पर भी? ये तीनों वैल्यू कहीं पर नहीं बदल रही हैं, बी एन और ए, ये कहीं पर नहीं बदल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? बदल क्या रहा है अभी? हमारा करंट। तो जितना करंट हम लगाएंगे थीटा उतना ही ज़्यादा होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर हम इस वाले रिलेशन से देखते हैं तो थीटा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाती है आई के, मतलब जितना करंट जाएगा उतना ही एंगल से वो डिफ्लेक्ट होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है, तो इसलिए करंट को डिटेक्ट भी करता है, मेजर भी करता है। ज़्यादा करंट तो ज़्यादा थीटा, कम करंट तो करंट कम थीटा आ जाएगा। ठीक है भाई? अब आगे चलते हैं। देखो भाई आगे मैं डेरिवेशन को हल्का सा यहाँ ले जा रहा हूँ, मतलब छोटी सी डेरिवेशन है, ये क्लियर हो गया। अच्छा अब यहाँ पर कुछ चीज़ें कांस्टेंट हैं, यहाँ पर तुम्हें कुछ चीज़ें कांस्टेंट नज़र आ रही होंगी। कांस्टेंट क्या क्या भाई? बी एन ए और के, ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर थीटा बराबर आ जाएगा आई बी एन ए डिवाइडेड बाय के। क्लियर है नहीं क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल्स टू थीटा के डिवाइडेड बाय बी एन ए। क्लियर है? ये पूरी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट ही है। अगर ये पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है भाई, तो इसको हम एक कांस्टेंट में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा आई इज इक्वल्स टू थीटा, और इस पूरी वैल्यू को हम बोल देंगे जी। जी का मतलब क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ठीक है भाई? तो जी का मतलब यहाँ पर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। ये गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट होता है, इसको याद रखना। क्लियर है नहीं क्लियर है? तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास आ गया आई इज इक्वल्स टू जी थीटा। ये कितने बच्चों को समझ में आ गया? दोनों हाथ खड़े करो एक बारी। हाँ बोलो। हाँ बेटा मैं ये कह रहा था कि जो पॉइंटर होता है ना वही उसका एरिया वेक्टर होता है, मान लो। हाँ तो अगर मान लो ये कॉइल इधर है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर इधर है। कॉइल मान लो अगर इधर आ गई तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, पॉइंटर इधर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर, एरिया वेक्टर इधर, अगेन फिर परपेंडिकुलर। हाँ तो पॉइंटर बोलता हूँ, पॉइंटर इधर आ गया ना, पहले ये इधर थी अब घूम के इधर आ गई, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही है, एरिया वेक्टर ऐसे जा रहा है। अच्छा ये कह रहे हो कि मैं सिर्फ समझाने के लिए बोला मैंने ये, ठीक है? मैंने सिर्फ समझाने के लिए कॉइल को इधर लिया है। समझ में आगे नहीं आगे? वैसे ऐसा नहीं हो गया भाई कॉइल पूरा चक्कर मारेगी, ऐसा नहीं होता। कॉइल पूरा चक्कर नहीं मारती, क्योंकि जो फॉस्फर ब्रॉन्ज स्प्रिंग है वो उसे पूरा चक्कर मारने ही नहीं देगी, वो उसे रोक लेगी बीच में ही। क्लियर है? अगर वो पूरा चक्कर मार देगी तो ये पॉइंटर टूट जाएगा। वो सिर्फ इतना, यहाँ से इतना जाएगी बस, मैक्स टू मैक्स। ठीक है भाई? दोबारा वापस आ जाएगी, या फिर यहाँ जाएगी तो वापस आ जाएगी। और यहाँ पर रोकने के लिए हम कुछ लगा के भी रखते हैं, ठीक है, ताकि ज़्यादा करंट हो तो रुक जाए, ये पॉइंटर टूटे ना या ख़राब ना हो। क्लियर है भाई? समझ में आगे नहीं आगे?